हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को देख रहे थे, जो कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। पिछली मरतबा हमने देखा ये था कि हम अपनी एग्जांपल्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं। नए वेरिएबल्स हमने कहा था, तो अब हम चाह रहे हैं कि पहले हमारी एग्जांपल्स रिप्रेजेंट हो रही थी यूजिंग वेक्टर्स x1 x2 x3 अप टू xm। हम कहते हैं कि पीसी अप्लाई करके हम उनको z1 z2 z3 अप टू zm के फॉर्म में ले आए। हमारी एग्जांपल्स अब z1 z2 से रिप्रेजेंट होंगी, ना कि x1 x2 से। तो ये काम करने के लिए हमने कहा था हमें असल में n डायमेंशन से k डायमेंशंस में आ रहे हैं, और सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम कोवेरियस मैट्रिक्स कंप्यूट कर लेंगे। वो कंप्यूट करने के बाद, जो कि एक n बाय n मैट्रिक्स होगा, वो कंप्यूट करने के बाद उस कोवेरियस मैट्रिक्स सिग्मा के हम आइगन वेक्टर्स निकाल लेंगे, और वो जो आइगन वेक्टर्स होंगे इनको हम कहेंगे दिस इज़ वेक्टर u, दिस इज़ मैट्रिक्स u। मैट्रिक्स यू में वो u1 u2 u3 वो वेक्टर्स होंगे जो हमें अगर याद हो, हमें एग्जांपल में देखा था कि u1 वेक्टर जो होगा वो डायरेक्शन बता रहा है जिस डायरेक्शन में हमने अपने डेटा को प्रोजेक्ट करना है। u2 वेक्टर भी एक और डायरेक्शन बता रहा है जिस डायरेक्शन में हमें डेटा को प्रोजेक्ट करना है। और u1 u2 अगर फॉर एग्जांपल 2D में जा रहे हैं हम 3D से, तो ये जो दो वेक्टर्स होंगे u1 u2, ये दो डायरेक्शंस हमें बताएंगी वो प्लेन जिस प्लेन पर हमने इवेंचुअली अपना डेटा प्रोजेक्ट करना है। तो दिस इज़ व्हाट यू मैट्रिक्स इज। इसमें से हम k कॉलम्स या k आइगन वेक्टर्स चूज कर लेंगे और कहेंगे दिस इज u रिड्यूस, और इस u रिड्यूस को हम ऑपरेट करेंगे अपने x के साथ, तो हमें अपने कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स जो है रिप्रेजेंटेड मिल जाएंगी, एग्जाम्पल की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ मिल जाएंगी हमें। तो u रिड्यूस का ट्रांसपोज इंटू एक्स आई जब हम करेंगे तो हमें जेड आई मिल जाएगा। हम पूरा जेड भी ले सकते हैं, जेड इज इक्वल टू यू टी का ट्रांसपोज इंटू एक्स करेंगे तो हमें पूरा जेड मिल जाएगा। तो जेड यहाँ पर एक एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है जेड आई, तो इट इज़ के क्रॉस वन वेक्टर। पहले हमारी एग्जाम्पल एन क्रॉस वन की थी, तो हम एन से के डायमेंशंस के अंदर आ गए। तो इस सारे काम को हमें खुद नहीं करना था, हमें समझने के लिए तो हमने देखा था इसको, लेकिन हम कह ही रहे थे कि हम पाइथन इस्तेमाल करते हुए इस एक लाइन से अपना पूरा जेड मैट्रिक्स ले सकते हैं। यहाँ पे जेड मैट्रिक्स डिपेंड करता है उसमें कितनी रोज होंगी, वो इस एक्स के बराबर होंगी। ट्रेनिंग सेट जो हमने दिया हुआ है इसको, एक्स जो है हमारा जो इनपुट डेटा है उसमें अगर 300 एग्जाम्पल, जेड में से अगर 300 एग्जाम्पल्स होंगी। हाउएवर कॉलम्स जो हैं वो फिर हमने ये देख लिया कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बता रहे होंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के से कॉरस्पॉन्ड कर रहे थे। फिर हमने देखा ये था कि पीसीए हम बिल्कुल ये स्टेप्स इमीडिएटली इस्तेमाल नहीं कर लेते। जैसे हमारे पास डेटा आया, हमें पहले हल्की सी प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जो प्री प्रोसेसिंग है उसके बारे में आज हम ज़रा सा देखेंगे वो क्या है। प्री प्रोसेसिंग में जो एक हमें काम करना पड़ता है वो होता है मीन नॉर्मलाइजेशन का। दिस इज़ मैंडेटरी स्टेप। ये स्टेप किए बगैर हमारा पीसीए जो है वो सही काम नहीं करता। हम ये स्टेप करेंगे तो हम एक तरह से डेटा को सेंटर कर रहे हैं। ये स्टेप करने से हमारा जो पीसीए है वो दिस इज़ मैंडेटरी स्टेप। इसके बाद हमारा पीसीए सही काम करेगा। हमारी ट्रेनिंग सेट हमारा आपको याद होगा वो इस फॉर्म में होता है, शुरू में x1 x2 जितने एग्जांपल होते हैं तब तक जा रहे होते हैं हम। तो हमें करना क्या, मीन नॉर्मलाइजेशन के काम को करते हुए हमें कैलकुलेट करना है मीन फॉर ईच एट्रीब्यूट। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 एट्रीब्यूट्स हैं तो 10 मीन्स निकलेंगे हमारे। फॉर विच एट्रीब्यूट हमने मीन निकाला हुआ है, वो किसी एक एट्रीब्यूट का मीन निकालना चाह रहे हैं तो हम कैसे निकालते हैं। दिस इज मीन फॉर एट्रीब्यूट जे। हम तमाम एग्जांपल्स की वैल्यूज़ फॉर दैट एट्रीब्यूट लेंगे और उसकी एवरेज ले लेंगे, उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। और फिर हम क्या करेंगे, उस रिस्पेक्टिव एक्स जे को एक्स आई जे को यानी उसी की रिस्पेक्टिव वैल्यू को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। दिस इज अगेन एक्स आई जे माइनस यू जे। यहाँ पर भी एक आई होना चाहिए, तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे पास ये डेटा था, 5 फीचर्स हैं इसके अंदर। नोटिस दैट देयर इज़ नो क्लास लेबल हेयर, दिस अनलेबल डेटा है जो हम इसको इनपुट में दे रहे हैं। ये 5 लेबल्स हैं,
ये 2 3 4 2 ये 10 से 35 तक वेरी करते नज़र आ रहे हैं हमें शायद, और ये 3 से 5 तक, ये 2 से 6 तक, और ये भी कुछ खास वैल्यूज़ 24 से लेके 45 तक 56 तक वेरी कर रही हैं। तो ये 5 फीचर्स हैं। इन 5 फीचर्स को अब हम कहना चाह रहे हैं कि ये हमने यूजे निकालना है। ये 5 फीचर हैं तो 5 मीन्स निकलेंगे। दीज आर 5 मीन्स। इसका मीन 3 है, इसका 23 है, फीचर 3 का 4 है, फीचर 4 का भी 4 है, फीचर 5 का 40 मीन है। नीचे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन अभी वैसी लिख दी है निकाल के कि ये स्टैंडर्ड डेविएशंस निकली हुई हैं इनकी, हर एक फीचर की अलग अलग। अब हमें क्या करना है, फॉर ईच वैल्यू जो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्स जे, ये दिस पर्टिकुलर सेल 2 वाला सेल जो है, ये एग्जांपल नंबर 1 है और फीचर नंबर 1 है। तो दिस इज x11। x2 वाला सेल जो एग्जांपल नंबर 2 है तो i की जगह 2 आएगा और j की जगह 2 आएगा। सॉरी, एग्जांपल नंबर 1 है x2 इज इक्वल टू 10 में, यहाँ i की जगह 1 आएगा और j की जगह 2 आएगा। तो इस समय पता चल गया कि हम एक्स आई जे का मतलब क्या ले रहे हैं इधर। और अब हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव से कॉलम से, यानी फॉर ईच वैल्यू ऑफ दिस x2, यानी हर एग्जांपल के जो x2 की वैल्यू है उसमें से हम ये मीन माइनस करेंगे। ये शक्ल निकल आएगी हमारी डेटा की। आप देखें मीन 3 था, 2 - 3 इज़ -1। यहाँ पर मीन 23 था, 10 - 23 इज़ -13। मीन 3 था, 0 निकल आया। और यहाँ पर हम देखें इसका मीन 4 था x4 का, और जब मीन 4 निकला है तो आखिरी सेल जो है 0 निकल आया। इसका मीन 40 था आखिरी फीचर का, और उसका भी आखिरी सेल अगर देखें 0 निकल आया। तो अब इस डेटा का मैं मीन आपको दिखाऊँ तो इसका मीन 0 है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय नॉर्मलाइजेशन एंड मीन नॉर्मलाइजेशन या डेटा सेंटरिंग। तो ये मैं डेटा सेंटर कर दिया। अगर हम नोटिस करें डेविएशंस हमारी वहीं पर है, डेटा में स्प्रेड वैसा ही है, सिर्फ हमने उसको शिफ्ट किया है टुवर्ड्स 0। तो डेटा की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदली हैं। ये चीज़ ज़रूरी थी कि जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं इसके बाद जो लीनियर अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं उनके लिए ज़रूरी था कि हमारा डेटा इस फॉर्म में हो, तो अब हमारे कोवेरिएंस मैट्रिक्स वगैरह जो निकलेंगे वो सारी प्रॉपर्टीज़ पूरी करेंगे और हमारी नीड पूरी करेंगे। दूसरा स्टेप जो अगर ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं, वरना इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है फीचर स्केलिंग का, जो प्री प्रोसेसिंग में करना पड़ता है। अगर हमारे फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट स्केल्स पर हैं, जैसे कोई वैल्यू तो 1 से लेकर 1000 तक जा रही है और दूसरी वैल्यू 1 से लेकर 5 तक वेरी करती है, तीसरी वैल्यू 1 से लेकर 7 तक वेरी करती है, इस तरह से अगर हो रहा है तो जो 1 से 1000 वाली वैल्यू है उसको वो शायद कहीं बहुत ज़्यादा उसमें हमें नज़र आ रही होगी, जिसे कहते हैं डेविएशन और वेरिएंस। तो हम चाहेंगे कि डेविएशन वेरिएंस दो डिफरेंट चीज़ें, लेकिन मैं कह रहा हूँ दोनों ज़्यादा नज़र आ रही होंगी। ऐसे क्या कहते हैं उसको, फीचर के अंदर जिसकी वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू द फीचर जिसकी वैल्यूज़ छोटी हैं, तो उनको हम कंपेरेबल वैल्यूज़ की रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं, हम फीचर स्केलिंग करते हैं। फीचर स्केलिंग के लिए जो जनरल फार्मूला है वो ये है कि जो सेल होगा एक, फॉर एग्जांपल ये एक सेल, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय इसका मीन, दिस वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर वाज़ लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को ले लेते हैं, वाज़ मैक्स माइनस मीन वैल्यू को ले लेते हैं फॉर ईच फीचर। फॉर एग्जांपल अगर मैं x2 को लूँगा तो मैक्स माइनस मीन इसका बनेगा मैक्स इज़ 12 और मीन इज़ -13, तो 12 माइनस -13 25। इससे हम ईच वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो अब होगा क्या, अब तमाम के तमाम फीचर्स जो हैं वो एक ख़ास रेंज के अंदर आ जाएंगे। जो मिनिमम वैल्यू है वो भी एक छोटी सी वैल्यू बन जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू भी एक छोटी सी वैल्यू बन जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम हर फीचर के लिए बड़े आराम से निकाल ही सकते हैं। ऑलराइट, तो एक जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है वो ये कि एस जे को आप स्टैंडर्ड डेविएशन लें और डेविएशन से आप
इस ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर दें। अब ये हमारे पास जो डेटा है इस वक्त वो पहले से मीन नॉर्मलाइज डेटा है, तो हमारा मीन जो होगा 0 आ रहा होगा, तो यहाँ पे असल में हम एसेंशियली एक्स जे को ही डिवाइड कर रहे होंगे अपने फैक्टर के साथ। ये हमने जब डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। ये हमारा नया डेटा सेट, नई फॉर्म में हमारा डेटा आ गया। इस फॉर्म में अगर हम देखें तो अब हमें हमारे मीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हमारी डेटा की रिप्रेजेंटेशन बदल गई है। दिस इज़ फीचर स्केलिंग। अब हम देख रहे हैं ये फीचर हमारा पहले -13 से 12 तक वेरी कर रहा था, ये -16 से 16 तक वेरी कर रहा था। अब ऐसा नहीं है, ये सब तकरीबन एक जितनी वैल्यूज़ में वेरी करते नज़र आ रहे हैं, जिस रेंज में वेरी करते नज़र आ रहे हैं। अगर हम फीचर स्केलिंग परफॉर्म ना करते तो हमें लगता ही है कि हमारे इस डेटा में ज़्यादा वेरिएंस है, इन फीचर्स में ज़्यादा वेरिएंस है। फीचर नंबर 2 और फीचर नंबर 5 ये ज़्यादा समझ लें स्प्रेड बड़ा नज़र आता है क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो लगेगा ऐसे जैसे ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जबकि फीचर स्केलिंग अगर परफॉर्म करें तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। फीचर स्केलिंग इम्पैक्ट इस्तेमाल करने के बाद अगर हम देखें तो हमारे वो फीचर्स जो पहले बिल्कुल कम इम्पैक्ट दे रहे थे 3, 4 एंड 1, उनका भी हमें इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, और जो 2 एंड 5 थे वो ज़रा से नीचे चले गए इम्पैक्ट वाइज। तो इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी शायद 3 में और 1 में एज़ कम्पेयर टू दिस फीचर नंबर 5 एंड फीचर नंबर 2। फीचर नंबर 5 एंड फीचर नंबर 2 तो तकरीबन 4 के आसपास के फीचर्स है। जो वैल्यू 4 में थी, जो वेरिएशंस 4 में थी, वही वेरिएशन हमें x2 और x5 में नज़र आ रही थी। तो ये जो फीचर स्केलिंग है ये हमें अब नज़र आ गया कि ऐसे फीचर्स जो बहुत मुख्तलिफ रेंज ऑफ वैल्यूज़ में जा रहे हों, उन अगर हमारी डेटा में मौजूद हों तो हमें चाहिए कि हम फीचर स्केलिंग कर लें ताकि हमारा PCA बेहतर परफॉर्म कर सके। तो हमने प्री प्रोसेसिंग देख ली अपने एल्गोरिथम की कि कौन सी प्री प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर हम एक दफ़ा दोबारा देखें हमारा एल्गोरिथम है क्या, तो पहला स्टेप ये है कि वी हैव टू परफॉर्म मीन नॉर्मलाइजेशन। मीन नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करने से हमारा डेटा जो होगा उसका सारा मीन 0 हो चुका होगा हर फीचर का। फिर हम अगर ज़रूरत हमें पड़ रही है तो फीचर स्केलिंग परफॉर्म करेंगे। अगर हमारा डेटा इस तरह से है कि तमाम फीचर्स तकरीबन एक जैसी रेंज में हैं, कोई 1 से 20 तक है, दूसरा 1 से 21 तक है, तीसरा 1 से 19 तक है, 1 से 18 तक है, इस तरह के फीचर्स हैं आसपास की रेंजेस में है, तो फिर शायद हमें ज़रूरत ना पड़े फीचर स्केलिंग की, वरना विल हैव टू स्केल फीचर्स। देन विल कंप्यूट मैट्रिक्स, कोवेरियंस मैट्रिक्स, उसको कहा कि सिग्मा है, और सिग्मा के फिर आइगन वेक्टर्स निकाल लेंगे। आइगन वेक्टर्स जो होंगे वो असल में क्या है, हमारे कंपोनेंट्स हैं, वो डायरेक्शंस हैं जिसके अलोंग हमें डेटा प्लॉट करना है, प्रोजेक्ट करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसमें सिलेक्टेड नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स चूज़ कर लेते हैं से के, और उसको उस सिलेक्टेड नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स वाली मैट्रिक्स यू रिड्यूस को हम ऑपरेट करते हैं विद एक्स टू गेट द ट्रांसफॉर्म्ड एग्जांपल्स जी। तो अब हमारा डेटा जो होगा वो एक्स ट्रेन के ज़रिए या एक्स के ज़रिए रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, वो अब जी के ज़रिए रिप्रेजेंट हो रहा होगा हमारा डेटा। तो ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये सारे के सारे जो काम हैं, इंटरमीडिएट काम हमें करने के थे हमारे, परफॉर्म फीचर स्केलिंग, कंप्यूट सिग्मा, परफॉर्म मीन नॉर्मलाइजेशन, कंप्यूट आइगन वेक्टर्स, हम कहते हैं इनमें हमें मैनुअली खुद से काम करने की ज़रूरत नहीं है, या डिटेल में इसके लिए खुद से जाने की ज़रूरत नहीं कि हाउ टू कंप्यूट सिग्मा, हाउ टू कंप्यूट आइगन वेक्टर्स। हमें टूल सपोर्ट मिलती है। सपोज़ अगर हम पाइथन में हो तो हमें इस एक लाइन से हमारी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ये लाइन इनमें से काफ़ी सारे काम कर देती है, ये सिर्फ एक काम नहीं करती, परफॉर्म फीचर स्केलिंग वाला काम, बाकी सारे काम ही कर देती है। यानी सबसे पहले ये परफॉर्म करेगी मीन नॉर्मलाइजेशन, और उसके बाद सिग्मा कंप्यूट करके, आइगन वेक्टर्स कंप्यूट करके हमें इवेंचुअली हमारा जेड मैट्रिक्स दे देगी। अगर हमें फीचर स्केलिंग परफॉर्म करनी पड़े तो वो पहले हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फीचर स्केलिंग परफॉर्म नहीं कर रहा होता। ये जो PCA का एल्गोरिथम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही होती फीचर स्केलिंग, बिकॉज दिस इज़ एन ऑप्शनल थिंग। अगर ज़रूरत पड़े तो कोई परफॉर्म कर सकता है।